असुर आया, फिर स्कैम आया, फिर फैमिली मैन का सीज़न 2 जब आया तो फिर धाकड़, विक्रम वेदा और द ग्रेट इंडियन मर्डर। एक 33 साल का बंदा, अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी लाइफ, कंफर्ट जोन, शादीशुदा, एक बच्चा, सब कुछ तो लाइफ में सही सेट चल रहा था। बट सडनली बचपन का सपना था एक्टर बनने का, हीरो बनने का, और फिर शुरू हुआ पैशन, पैसे, परिवार, करियर के बीच के स्ट्रगल का दौर। नमस्कार, मेरा नाम शारिब हाशमी है और मेरा जन्म बॉम्बे में ही, अब मुंबई हो चुका है। जब मैं पैदा हुआ था तब वो बॉम्बे था। तो मुंबई में मलाड के इलाके में मेरा जन्म हुआ था और आज भी मैं मलाड में ही रहता हूँ क्योंकि मलाड से एक बहुत ख़ास लगाव है। मेरे डैड एक फिल्म जर्नलिस्ट थे और मायापुरी एक उस ज़माने की बहुत ही प्रचलित मैगज़ीन थी और उसमें वो लिखा करते थे, तो उससे मुझे एक फिल्म इंडस्ट्री का एक एक्सपोजर मिला था। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक आउटसाइडर था जिसे एक इनसाइड एक्सेस था मेरे डैड के थ्रू। तो मैं उनके साथ फिल्म पार्टीज़ में जाता था, प्रीमियर्स हुआ करते थे उस ज़माने में, बड़े लैविश तरीके से मुहूर्त होते थे फिल्मों के। तो वो सब मैं देखने जाया करता था डैड के साथ और वो बहुत उन सब चीज़ों से मतलब मैं बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता था कि यार ये क्या कमाल की दुनिया है। मेरे घर पर भी कभी कभी लोग आते थे, कोई एक्टर या बड़े फिल्म स्टार कभी आ जाते थे। राज बब्बर साहब, अनुपम खेर साहब भी एक बार आए थे, तो गोविंदा जी, दिव्या भारती जी। तो भीड़ इकट्ठा हो जाती थी, हम चौल में रहते थे और वहाँ मतलब काफ़ी भीड़ जमा हो जाती थी। तो वो सब देख के मतलब मैंने सोचा था कि यार, बचपन में मैं सोचता था कि यार जब मैं बड़ा होऊंगा तो यार बड़ा होके हीरो बनूंगा मैं। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो वो उतना बड़ा हुआ नहीं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो आई एम जस्ट 5'4", तो मुझे लगा कि यार वो पर्सनैलिटी मेरी है नहीं कि मैं मतलब हीरो तो नहीं बन सकता। हीरो की कोई गुंजाइश नहीं। और मैंने बचपन से सोचा था कि मैं बड़ा होकर हीरो बनूंगा, तो मैंने बोला कि यार हीरो नहीं तो फिर कुछ भी नहीं, लेकिन करना मुझे जो भी करना था इसी इंडस्ट्री में करना था। तो आई स्टार्टेड एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर और एक फिल्म थी हम तुम पे मरते हैं, गोविंदा जी और उर्मिला जी की। वो मेरा पहला काम था, मतलब एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, और उस तरीके से इंडस्ट्री में मैंने मतलब एंट्री ली। और फिर एमटीवी मैंने ज्वाइन किया एज इन हाउस राइटर। वहाँ पर मैंने काफ़ी 4 साल बिताए और उस दौरान थोड़ा मेरा फिर से एक्टिंग का जो एक वो था, जो मैंने मतलब ने उसको पूरा अंदर दबा के रखा था, वो फिर से बाहर आया। क्योंकि हम कुछ फ़नी स्केच कॉमेडीज़ भी करते थे, स्पूफी शोज़ भी बनाते थे, और वो जब मैं नरेट करता था तो वो कहते थे यार ये कैरेक्टर तू कर ले। तो उस तरीके से अचानक एक्टिंग भी होने लगी। और मैं जिस दिन मुझे एक्टिंग के लिए लोग बुलाते थे ना, तो मेरे लिए उस दिन एक एक्स्ट्रा छुट्टी होती थी सैटरडे संडे के अलावा। तो मैं उस दिन मतलब आई यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट व्हेन आई वाज कॉल्ड टू एक्ट। तो तभी भी मेरे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि यार एक्टिंग है जो तेरे को सबसे ज़्यादा खुशी देती है। लेकिन मैं मतलब खुश था उस अरेंजमेंट में कि यार नौकरी चल रही है, शादी भी हो गई है और मतलब सही है, और एक्टिंग भी करने मिल रही है। तो वो जो सब चल रहा था मैं उससे काफ़ी मतलब खुश था। एमटीवी ज्वाइन किया, एमटीवी के बाद में चैनल वी। एमटीवी में जो एक शो था जो काफ़ी पॉपुलर था, एमटीवी बकरा, वो भी मैंने मतलब काफ़ी सारे एक्ट किए जिसमें मतलब काफ़ी लोगों को बकरा बनाया, जहाँ पे मुझे मतलब मेरी भूख थोड़ी और बढ़ी। क्योंकि वो एक तो ऐसा सेटअप था कैंडिड कैमरा वाला, जिसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, आपको ऐसे रिएक्ट करना होता था जैसे सामने वाला जैसे बर्ताव करेगा, आपको उस हिसाब से अपना अपना परफॉर्मेंस या अपना जो आप बनाने वाले हो वो आपको तैयार करना होता था। तो सब कुछ ऑन द स्पॉट था, तो एक अलग वो मुझे किक देता था। तो लेकिन तब भी मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया कि यार एक्टिंग ही मेरी सही कॉलिंग है। ये वहाँ पर चीज़ें बदली जब मैं इमेजिन शोबिज़ में मैं नौकरी कर रहा था और मुझे एक धोबी घाट नाम की फ़िल्म के लिए ऑडिशन का कॉल आया। और वहाँ पर मैं गया ऑडिशन के लिए और प्रतीक बब्बर के बड़े भाई का रोल था और आई गेव द ऑडिशन। उसके बाद में मुझे दोबारा कॉल आया, मतलब देयर वर सम राउंड्स ऑफ ऑडिशंस दैट हैपेंड, और उसके बाद मुझे सेलेक्ट कर लिया गया और डेट्स भी हो गई, कॉस्ट्यूम्स भी हो गया। फिर बट 15 दिन पहले मुझे किरण राव जी का फ़ोन आया
कि हम लोग शारिब हम आपकी टेप देख रहे थे एंड थोड़ा लुक वाइज यू नॉट फिटिंग द पार्ट। तो मुझे तो लगा था कि यार ये तो सब हो गया है अभी, तो मतलब मैंने सबको ऑलरेडी बता भी दिया था कि यार AKP में मैं काम करने वाला हूँ और प्रतीक बब्बर का डेब्यू फिल्म है और किरण राव की डेब्यू फिल्म है एज डायरेक्टर। तो मतलब मैंने पूछा उनसे कि यार कुछ हो सकता है क्या, मतलब मैं कुछ दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ या बाल कटा लेता हूँ या कुछ तो कर लूँ। बट उन्होंने कहा नहीं यार इस बार थोड़ा मुश्किल है, बट हम फिर कभी काम करेंगे। तो मुझे उनसे कोई इस बात का गिला नहीं है कि उन्होंने मुझे वो किया, रिजेक्ट किया, क्योंकि उनकी कहानी है, उनके किरदार हैं, उनको ज़्यादा अपने किरदार पता हैं और जो डिसीजन है वो क्रिएटिव डिसीजन है, उसमें मुझे कोई बुरा मानने की कोई बात नहीं थी। बट मैं वो उस चीज़ से मतलब उसने मुझे थोड़ा अंदर से बहुत डेवस्टेटेड हो गया था मैं एकदम, काफ़ी रात भर मैं रोया था उस दिन। और नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मैं ऑफिस गया, मैंने इस्तीफ़ा दिया अपना और 1 महीने का नोटिस दिया और तब मैंने डिसाइड किया, वो मेरे लाइफ का चेंजिंग पॉइंट था बहुत बड़ा। तब उस वक्त मैंने डिसीजन लिया कि मुझे एक्टिंग करनी है और एक्टिंग को मेरा ब्रेड एंड बटर बनाना है और जो भी करना है बस अब एक्टिंग में करना है। और मतलब एक जुनून सा, पागलपन सा कुछ सवार हो गया था, पता नहीं क्या था वो। बट उसी दौरान मैंने रॉक ऑन भी देखी थी तो वो भी एक, वो मिड लाइफ में लोग फिर से अपना करियर वो करते हैं, वो उसने भी मतलब एक थोड़ा सा मेरे दिमाग में कुछ मतलब खेल खेला तो मैंने शुरू तो किया, बट जितना मुझे लग रहा था कि यार ऑडिशन दूंगा रोल मिल जाएगा, हो जाएगा ये तो सब कुछ, मतलब मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ इतना तो हो ही जाता है जब। बट मैंने जब ऑडिशंस देने शुरू किए और रिजेक्शंस होने शुरू हुए, टाइम गुजरता गया, महीनों के बाद में साल गुजर गए और कुछ हो नहीं रहा था मतलब। और फैमिली भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, जो पैसे थे वो ख़त्म होने लगे, जितनी सेविंग्स मैंने बच्चों के लिए रखी थी वो ख़त्म होने लगी और पैसे तो ख़त्म हो गए खुद के, ऊपर से मैंने कर्जे लेने शुरू कर दिए अब लोगों से। तो वो पूरा जो टाइम था वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था और काफ़ी जद्दोजहद मतलब हुई उस वक्त मेरे साथ में। और एक ऐड मिलता था या कोई कुछ प्रोमो करने के लिए मिल गया, लेकिन उससे मतलब घर नहीं चल सकता था। तो मुझे फिर से कुछ एक राइटिंग का असाइनमेंट ले लेना पड़ता था। मैंने एक फिर इस जंगल से मुझे बचाओ एक शो था सोनी पर, तो उसके मैं एंकर लिंक्स लिखा मैंने उसके लिए मलेशिया हम 2.5 महीने गए थे। तो उससे थोड़ी ऐसी अच्छी कमाई हो गई जिससे आगे के 6 महीने थोड़े से वो हो गए कि चलो ठीक है। तो फिर मैंने ऑडिशन देने शुरू कर दिए, फिर जैसे पैसे ख़त्म हो गए तो फिर वहीं पर बैक टू स्क्वायर वन, फिर उधारी ये वो, जब तक कुछ काम नहीं मिल जाता। फिर कुछ राइटिंग का कुछ छोटा सा कर लिया तो फिर कुछ थोड़ा पैसा आ गया। बड़ा ही मतलब अजीब सा हो रहा था क्योंकि मेरी वजह से सबको सफ़र करना पड़ रहा था, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे को। तो इनफैक्ट एक बार मैंने पूछा भी वाइफ को कि यार ये मैंने तो डिसीजन ले लिया है मतलब, और ये मतलब सही किया या नहीं किया, मतलब कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई। तो उन्होंने कहा कि यार एक बार ये चीज़ बोल दी है, ऐसा दोबारा मत बोलना, क्योंकि जो इतने 3 साल से हम ये सब कर रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है, जो कोशिश चल रही है, तो और जो सैक्रिफाइसेस हो रहे हैं उसमें वो सिर्फ तुम अकेले नहीं हो, हम साथ में हैं और हम सब ने वो सैक्रिफाइसेस तुम्हारे साथ किए हैं। अगर तुम कहोगे कि वो चीज़ गलत थी तो हमारे सारे सैक्रिफाइसेस जो हैं वो उसके कोई मायने नहीं रहेंगे। और तुम्हें एटलीस्ट इतनी खुशी होनी चाहिए कि जो तुम करना चाहते थे वो तुमने कोशिश की, और आगे जाके कम से कम ज़िंदगी में ये मलाल नहीं रहेगा कि मैंने मतलब कोशिश भी नहीं की। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हौसला दिया और करता रहा और ऑडिशंस देता रहा। 1 साल 2 साल 3 साल और निकल गए मतलब। तो बट कुछ ख़ास हुआ नहीं और मुझे एक पॉइंट पर मुझे नौकरी दोबारा करनी पड़ी और UTV बिंदास में मैंने ज्वाइन किया एज AVP प्रोग्रामिंग। और वहाँ पर कुछ 3-4 महीने हुए थे
रोज़ मैं वहाँ पर मन मार के जाता था, मुझे मेरा बिल्कुल काम में मन नहीं था, मतलब जो भी मुझे काम दिया जाता था वो मैं बराबर से करता नहीं था, पता नहीं, मतलब इससे अच्छा मुझे जब मैं ऑडिशन देने जाता था तब मैं खुश रहता था। भले मुझे रिजेक्शन मिलते थे लेकिन उस वक्त मैं वो कर रहा होता था जो मैं करना चाहता था। तो वहाँ पर कुछ 3-4 महीने हुए थे कि मुझे शानू शर्मा जो वाईआरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर है उनका फ़ोन आया और उन्होंने मेरी एक फ़िल्म देखी थी, शॉर्ट फिल्म जो मैंने उन 3-4 सालों में की थी, मेहरूनी, जो यूट्यूब पे अवेलेबल है, और उन्होंने वो देखी और मुझे जब तक है जान में जो जैन का कैरेक्टर है उसके ऑडिशन के लिए बुलाया और उसके भी बहुत सारे ऑडिशंस हुए, राउंड्स ऑफ ऑडिशंस हुए और फाइनली उसमें मैं सिलेक्ट हुआ। उसी दौरान फिल्मिस्तान पे हम काम कर रहे थे, नितिन कक्कर जो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, मैं भी उसमें उनको हेल्प कर रहा था। उन्हें एक प्रोड्यूसर मिल गया और नितिन ने मुझे फिर मेन लीड के लिए ऑडिशन करवाया। मैंने वो ऑडिशन दिया और उसमें भी मैं सेलेक्ट हो गया। तो सडनली मतलब मैं अभी बस थक हार के मैंने एक नौकरी ज्वाइन की थी और मतलब मुझे लगा था कि अब पता नहीं होगा नहीं होगा कुछ, और जिस तितली के पीछे मैं भाग रहा था 3 साल तक, वो जब मैं थक हार के जब बैठ गया तो वो तितली अपने आप मेरे कंधे पर आके बैठ गई। इनफैक्ट मैं इतना डरा हुआ था वो 3 साल जब मैंने मतलब जब बिना नौकरी के और वो सब सिर्फ ऑडिशंस जब दे रहा था, जब जो पैसों का हाल था, जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी, उससे मैं इतना डरा हुआ था कि मैं नौकरी छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने अपने बॉस को कहा कि मुझे यार छुट्टी दे दो इतने दिन की, चाहे अनपेड लीव दे दो, लेकिन मुझे, क्योंकि दोनों की शूट एक साथ आ गई थी, जब तक है जान और फिल्मिस्तान, और मुझे 1.5 महीने की छुट्टी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा यार इस वक्त काम बहुत है और अभी छुट्टी देना मतलब पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा यार यश जी के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, एक फिल्मिस्तान नाम की फिल्म है जिसमें मैं मेन लीड प्ले करने का मौका मिल रहा है, तो ऐसे चांस जल्दी लोगों को मिलते नहीं है यार, मैं बहुत टाइम से एक्टिंग में मतलब वो कर रहा था। तो उसने बोला यार या तो तू यहाँ जॉब कर ले या एक्टिंग कर ले। तो वो उन्होंने जब कहा तो मतलब मैंने बोला यार चाहे कुछ भी हो जाए, अब यहाँ तो नौकरी नहीं करनी है, भले बाद में फिर कुछ और करना पड़े या, लेकिन उन्होंने मेरा डिसीजन और आसान कर दिया और फिर उसको गुड बाय कहा मैंने बिंदास को, और जब तक है जान शुरू हुई। जब तक है जान के रिलीज़ होने के बाद मुझे अप्रिसिएशन मिला था, बट काम उतना ज़्यादा मतलब मुझे आया नहीं। और फिल्मिस्तान जब रिलीज़ हुई तब एक उसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और उसके बाद मुझे कुछ फिल्में भी मिली, कुछ इंटरेस्टिंग फिल्में भी मैंने साइन की, लेकिन पता नहीं क्या डेस्टिनी थी या मतलब क्या था, मुझे अब आज भी मैं मतलब आई एम नॉट एबल टू फिगर दैट थिंग आउट कि मुझे तो लगा था कि फिल्मिस्तान के बाद में मतलब सब कुछ ठीक हो गया, मतलब अब तो मैं मतलब आई हैव अराइव्ड, अब तो मतलब कोई देयर इज़ नो लुकिंग बैक। लेकिन जो फिल्में मैंने वो की थी वो पता नहीं वो आधे में ही कुछ बंद हो गई, कुछ शुरू होने से पहले ही शेल्व हो गई, कुछ कंप्लीट हो गई बट वो रिलीज़ नहीं हो पा रही थी। तो सडनली फिर से मतलब मैं मतलब जॉबलेस हो गया, फिर से मतलब मुझे फिर से ऑडिशंस के राउंड्स शुरू हो गए, फिर से मतलब ऑडिशन देने पड़े, फिर रिजेक्शन शुरू हो गया। तो मैं एकदम ये हो गया कि यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ये इंडस्ट्री जब तक मतलब आपको मतलब हर फिल्म के साथ, हर काम के साथ अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, हर कदम पे यहाँ पे मतलब आपका इम्तिहान लिया जाता है। और वो टाइम जो था, क्योंकि एक छोटी सी सक्सेस मैंने देखी थी जब तक है जान और फिल्मिस्तान के ज़रिए, तो वो उसके बाद जब फिर से वो एक जब मुश्किल दौर आता है ना, तो वो आप पे और भारी पड़ता है। फाइनली मुझे जब फैमिली मैन का एक ऑडिशन आया, फाइनली तो उस वक्त तो फाइनली पता नहीं था कि यहाँ से काम होने वाला है, लेकिन जब मैंने ऑडिशन दिया फैमिली मैन का तो पता नहीं एक इंट्यूशन था कि अगर ये चीज़ हो गई ना लाइफ में तो मेरे ख्याल से कुछ ज़िंदगी में एक बदलाव आएगा। और ऑडिशन दिया मैंने और उसमें सेलेक्ट हुआ, और फैमिली मैन जब रिलीज़ हुई अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे, तो मतलब चीज़ें बदलनी शुरू हुई, फिर से काम आना शुरू हुआ और फिर लोगों ने फिर से नोटिस किया, और उसके बाद असुर आया, फिर स्कैम आया, फिर फैमिली मैन का सीज़न 2 जब आया तो मतलब एक अलग किस्म का बूस्ट मिला। फिर धाकड़, विक्रम वेदा,
और द ग्रेट इंडियन मर्डर, तो उससे एक अलग पहचान बनी। और अब मैं बोल सकता हूँ कि ऊपर वाले की कृपा से अब काम अच्छा चल रहा है। और अब आई होप कि अब कभी और ऐसे रुकावट आएगी नहीं, और अगर आएगी भी तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि ऊपर वाले ने हर किस्म के हाल के लिए मुझे तैयार करके रखा है। देखिए, जब लो फेस होता है ना, वो उसको पार करने का सबसे बड़ा मंत्र यही है, 2-3 चीज़ें उसके लिए। एक तो आपको खुद पे भरोसा, कि मैं तो ये मानता हूँ कि टैलेंट मेरे में कूट कूट के भरा है, बस अभी आज या कल या परसों कोई देखेगा और काम शुरू हो जाएगा। ये मैं दिमाग में रखता था कि यार बस अपना काम अपने को आता है, खाली सामने वाले को देखने तक की देर है बस। और दूसरी चीज़, आपको जो आसपास के जो लोग हैं उन्हें आपको बहुत एनकरेजिंग होना चाहिए, क्योंकि वो अगर सपोर्ट आपका अगर कम पड़ जाएगा तो आप वीक पड़ जाते हो, और उनका आपको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, जो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल दौर होता है, जब आप व्हेन यू डाउन कंप्लीटली, तो सब्र जो एक चीज़ है वो आपका बहुत साथ देती है। अगर आपको सब्र है आपके अंदर, अगर आप में टिके रहने की क्षमता है, क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स हैं, मैंने कई एक्टर्स को देखा है जो मेरे से 10-15 गुना, 10-20 गुना या 100 गुना एक्टर्स अच्छे हैं, लेकिन वो जब ऐसा वक्त आता है तो वो उसको झेल नहीं पाते हैं और वो लौट जाते हैं, और सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं। ऐसा नहीं कि वो जानबूझकर वापस जा रहे हैं, लेकिन वो टाइम जो है वो गुजारना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन अगर जिसने वो वक्त काट लिया तो उसको उसका फल मिलता ही है। सब्र का फल मीठा होता है, ये मैंने कहावतों में सुना था, लेकिन ये मैंने खुद के साथ एक्सपीरियंस भी किया है। तो ये सब्र का फल मीठा होता है। और मेरी कहानी जोश टॉक्स ने आप तक पहुंचाई, उसके लिए जोश टॉक्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरीके से लोगों की इंस्पायरिंग स्टोरीज जनता तक पहुंचाइए। और थैंक यू सो मच। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो, या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं, और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।